हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस सीरीज में हम पार्टनर के रिटायरमेंट से रिलेटेड 30 MCQs करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हम पार्टनरशिप के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड 80 MCQs कर चुके हैं। इस चैनल पर सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिए गए हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं कॉमर्स UPTGT PGT से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 12। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पार्टनर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन ए है अवकाश ग्रहण की सूचना देकर, बी सभी साझेदारों की सहमति से या अनुबंध के प्रावधान द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि यहाँ पर साझेदार के एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होता। सभी साझेदारों की सहमति से वह एडमिशन ले सकता है, लेकिन अवकाश ग्रहण वह तीनों ही ऑप्शन राइट आंसर हैं, क्योंकि ऐच्छिक अवकाश जब ग्रहण किया जाता है तो केवल सूचना देकर ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर को उसके दावों में मिलता है, वह किस चीज का क्लेम कर सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। मैं केवल राइट आंसर को ही पढ़ूंगी ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो। कैपिटल, गुडविल, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन, बेनिफिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गुडविल अकाउंट अगर पुस्तकों में नहीं खुला हुआ है तो जो पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है उसको ख्याति में हिस्सा दिया जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहले गुडविल अकाउंट को वैल्यूएशन किया जाएगा और फिर गुडविल अकाउंट खोला जाएगा फर्म में, और उसके बाद जो सभी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी साझेदारी की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी? ऑप्शन ए है बी, सी और डी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उसके उत्तराधिकारी के खाते में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 में प्रावधान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, साझेदारी के अवकाश ग्रहण के संबंध में सेक्शन 32 बताती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय धनराशि में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है विनियोजित पूंजी की धनराशि, बी विनियोजित पूंजी पर ब्याज, सी फर्म में विद्यमान संचो अवतरित लाभ हानि में हिस्सा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी फर्म से जाने वाले साझेदार को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवकाश ग्रहण करने वाले जो पार्टनर होता है उसको जो धनराशि भुगतान की जाती है तो वो किस किस मेथड से दी जाती है? ऑप्शन ए एक मुश्त भुगतान विधि, बी वार्षिकी वृत्ति विधि, सी इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड किस्त भुगतान विधि, या डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इन सभी विधि से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को पेमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिषेक, रजत और विवेक 3 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशो में बांटते हैं। यदि विवेक सेवानिवृत्त होता है तो अभिषेक और रजत का नया प्रॉफिट एंड लॉस अनुपात क्या होगा? तो देखिए, विवेक यहाँ पर रिटायर हो रहा है, तो जब कुछ न कहा गया हो तो उनका पुराना अनुपात ही उनका नया रेशो होगा, तो इसलिए अभिषेक और रजत का न्यू रेशो 5:3 का होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल का ओल्ड प्रॉफिट रेशो 2:1 है। सतीश की रिटायरमेंट के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। नया अभिलाभ अनुपात बताना है, यहाँ पर न्यू गेनिंग रेशो बताना है। न्यू गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि यहाँ पर शेष बचे पार्टनर्स रिटायर पार्टनर का भी हिस्सा ले लेते हैं, तो न्यू उनका ज़्यादा हो जाता है और ओल्ड कम रहता है, तो इसलिए न्यू में से ओल्ड माइनस कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर सतीश ने रिटायरमेंट ली है। जो राजेंद्र है उनका न्यू रेशो होगा 3/5 और तेजपाल का न्यू रेशो होगा 2/5। राजेंद्र का ओल्ड रेशो होगा 2/5
5। तेजपाल का ओल्ड रेशो होगा 1/5। जब हम 3/5 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 1/5 बचेगा, और इसी तरह से तेजपाल का 2/5 में से जब 1/5 माइनस करेंगे तो 1/5 बचेगा। तो यहाँ पर इनका रेशो क्या हो जाएगा, न्यू गेनिंग रेशो क्या होगा, 1:1। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंद बहादुर और चंदर लाभों का विभाजन इक्वली करते हैं। यहाँ पर चंदर की रिटायरमेंट हो रही है और उसके बाद आनंद और बहादुर ने उसके भाग को अधिग्रहण किया 3:2 के रेशो में। आनंद और बहादुर का न्यू रेशो बताना है यहाँ पर। तो ये इनका गेनिंग रेशो है और अब हमें इनका न्यू रेशो बताना है। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेनिंग रेशो। यहाँ पर आनंद और बहादुर और चंदर तीनों इक्वली बांटते हैं, इसलिए सबका 1/3 1/3 1/3 होगा। तो आनंद का ओल्ड रेशो 1/3 है, इसमें उसका गेनिंग रेशो को प्लस करेंगे तो जो चंद्र का 1/3 है उसका 3/5 आनंद लेता है। तो 1/3 का 3/5 हो गया 3/15। 1/3 में जब हम 3/15 प्लस करेंगे तो ये हमारा 8/15 आ जाएगा। इसी तरह से बहादुर का 1/3 ओल्ड रेशो है और चंद्र के 1/3 का 2/5 यह ग्रहण करता है। तो 1/3 में जब 1/3 का 2/5 निकालेंगे तो 2/15 निकल कर आएगा, और 1/3 में प्लस करेंगे 2/15 तो यह 7/15 निकलेगा। तो यहाँ पर इनका 8:7 नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन न दी गई हो तो जो शेष पार्टनर्स बचे हैं वह अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को किस रेशो में ग्रहण करेंगे। तो यह रेशो होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसी भी सूचना के अभाव में वे पुराने अनुपात में ही लाभ हानि को बांटेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु पर सेवानिवृत्त या मृत साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑप्शन ए उसके भाग को ख्याति के साथ, फर्म की ख्याति के साथ, सी शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ, या कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उसके भाग की ख्याति के साथ ही उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर गोविंद, हरि और प्रताप 3 साझेदार हैं। यहाँ पर गोविंद की रिटायरमेंट होती है और उसकी फर्म की गुडविल दी गई है 24,000 रुपये से गुडविल दिखाई गई है। गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। ऑप्शन ए है, सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट करके दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो ये गुडविल होती है, जब बैलेंस शीट में गुडविल पहले से दिखाई गई होती है तो वो उस पर सभी साझेदारों का हिस्सा होता है, तो इसीलिए वह सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही क्रेडिट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय एक नया खाता खोला जाता है, पुनर्मूल्यांकन, उसमें के लाभ को पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खातों में या सभी साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने अनुपात में उनके प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, पार्टनर के रिटायरमेंट के समय यदि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कमी होती है उससे साझेदार के दावे में वृद्धि होगी, कमी होगी, या फर्म के लाभों में कमी होगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, साझेदार के दावे में यहाँ पर वृद्धि होगी, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य सरेंडर वैल्यू से अर्थ उस मूल्य से है, कौन से मूल्य से है। ऑप्शन ए किसी साझेदार की मृत्यु पर जो धनराशि प्राप्त होती है, या पॉलिसी के देय होने पर जो धनराशि प्राप्त होती है। ऑप्शन सी
है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो पॉलिसी के देय तिथि से पहले ही जो राशि प्राप्त होती है उसको समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी साझेदार की मृत्यु पर जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो राशि होती है उसको पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। किन साझेदारों के? केवल मृतक साझेदार के, या मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों के, या शेष साझेदारों के उनके नए अनुपात में? ऑप्शन डी शेष साझेदारों के उनके पुराने अनुपात में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मृतक साझेदार सहित सभी साझेदारों को जॉइंट लाइफ पॉलिसी की राशि उनके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है, क्योंकि एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है और ये इस पर सभी का हक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को यदि नकद में भुगतान किया जाता है तो कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? जब किसी को नकद में भुगतान किया जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है, क्योंकि फर्म से कैश जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि अवकाश ग्रहण करने वाले पार्टनर का जो दावा है अगर वह इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है तो क्या लेखा किया जाएगा? देखिए, जब किस्तों में भुगतान किया जाता है तो उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है, क्योंकि उसकी कैपिटल की जो अमाउंट होती है वह लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। कैपिटल अकाउंट को रिटायरमेंट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दावे पर जो ब्याज देय होता है तब डेबिट क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझी के दावे की राशि यदि वार्षिकी के रूप में देने पर कौन सा खाता खोला जाता है? ऑप्शन ए एन्युटी अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, कैपिटल सस्पेंस अकाउंट, या डी एनी ऑफ द अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये इनमें से तीनों में से ही कोई भी खोल दिया जाता है, क्योंकि ये नाम अलग है लेकिन होता एक ही अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को जो राशि दी जाती है उसको वार्षिकी विधि से देने का निश्चय किया जाता है। यदि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वार्षिकी पर जो ब्याज दिया जाता है उसका की दर क्या होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किसी भी एग्रीमेंट के अभाव में 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यदि एग्रीमेंट बनाया गया हो तो एग्रीमेंट में जो रेट दिया होगा वह रेट दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वार्षिकी वृत्ति खाते की राशि साझेदारी की मृत्यु पर हस्तांतरित की जाती है। तो जो वार्षिकी वृत्ति में जो राशि बच जाती है और किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो राशि बचती है बैलेंस में वह कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो शेष पार्टनर्स बचते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में सारी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया है कि वार्षिकी पाने वाले साझेदार को वार्षिकी खाते का शेष समाप्त होने पर भी यदि वह जीवित रहता है तो भुगतान किया जाता है। ऐसी राशि कहाँ से राइट ऑफ की जाएगी? देखिए, यदि वार्षिकी में कोई राशि बच जाती है तो वह पुराने पार्टनर्स में उनके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है, लेकिन यदि उसमें वार्षिकी में कोई अमाउंट बची ही ना हो तो फिर पार्टनर्स कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि प्रीमियम को व्यय माना जाता है तो वर्ष के अंत में अपलिखित किया जाता है तो इसे कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L से ही राइट ऑफ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस है वह चिट्ठे में किस मूल्य पर दिखाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। समर्पण मूल्य सरेंडर वैल्यू पर ही दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि पार्टनर्स की मृत्यु पर यदि उसके उत्तराधिकारी को एक मुश्त भुगतान लमसम पेमेंट करना हो और उनकी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इस हेतु फर्म क्या लेती है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निर्वर्तमान अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने के बाद भी दायी माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। तो ऑप्शन ए है वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता हो, बी
दे राशि उसके ऋण खाते में ले जाई गई हो, सी है यदि वह सामान व्यवसाय करने लगा हो, और डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जब तक वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता तो वह फर्म की लायबिलिटीज के लिए उत्तरदायी माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 7, 5 और 4 के रेशो में बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जो उनका प्रॉफिट है वो 2,40,000 है। सी की मृत्यु हो जाती है 30 जून को 2016 को। लाभ से सी के हिस्से की राशि क्या होगी? देखिए 31 मार्च को उनके अकाउंट बनाए गए, तब पूरे ईयर का प्रॉफिट था 2,40,000 और अब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए। तो सी का हमें प्रॉफिट निकालना है अप्रैल से जून तक। 2,40,000 में 3 मंथ का प्रॉफिट निकलेगा 3/12 करके 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 60,000, ये 3 मंथ का प्रॉफिट निकल के आएगा। नेक्स्ट है सी का, इसमें पार्ट कितना होगा? सी का पार्ट होगा 4/16। तो 60,000 में 4/16 करेंगे तो 4 से 16 को काटा तो 4 आया, और 4 से जब हम 60 को काटेंगे तो 15,000 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं।